वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 30 जुलाई 2020 और 30 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने निशुल्क मास्क वितरण योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईडापड्डी के पलनस्वामी जी ने कोविड-19 से मदद करने के लिए निशुल्क मास्क वितरण योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत राज्य के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मास्क बांटे जाएंगे। और मास्क के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक रोको टोको योजना को भी शुरू किया था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों को रोक कर उन्हें मास्क दिया जाएगा और उनसे 20 रुपए भी लिए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में ही जन शक्ति योजना को शुरू किया गया था, जिसमें राज्य की महिलाओं को घर पर मास्क बनाना है, जिसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से 11 रुपए भी दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन में बात तमिलनाडु की हुई है, तो तमिलनाडु से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में अभी ग्रामीण कायाकल्प योजना को शुरू किया गया है और तमिलनाडु में ही मोदी किचन की शुरुआत की गई है। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर था तमिलनाडु। और अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 58 ईयर से बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दी है। और तमिलनाडु से ही आती हैं रूपा गुरुनाथ। ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं और ये किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, इसीलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु से ही आती हैं एम नेत्रा। ये 13 साल की बच्ची हैं और अभी इनको यूनाइटेड नेशंस ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है, तो आप इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा तमिलनाडु का मैप। इसकी कैपिटल है चेन्नई, जहाँ पर चमड़ा अनुसंधान का केंद्र भी है। मुख्यमंत्री हैं ईडापड्डी के पलनस्वामी और अभी इन्हीं को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में एक मंदिर जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला भी बनाया गया था, जिसका नाम है मयिलादुथुरई। और तमिलनाडु के ही कदलाई मित्ताई, तंजावुर नेती और अम्बुवर वुड कार्विंग को भी जीआई टैग मिला है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका सही आंसर है ए, शिक्षा मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखने की मंजूरी दे दी है और इसे नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए प्रावधानों के तहत लिया गया है। मंत्रालय का नाम बदलने का प्रस्ताव इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरीगन कमेटी द्वारा दिया गया है। अब कुछ पॉइंट हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी जान लेते हैं, जैसे कि 10+2 करिकुलम की जगह 5+3+3+4 करिकुलम को अपनाया जाएगा, जिसमें कि प्री क्लासेस को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। और क्लास 2 को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्लास 3 to 5 को प्रिपरेटरी क्लास दिया जाएगा। क्लास 6 to 8 को मिडिल क्लास कहा जाएगा। क्लास 9 to 12 को सेकेंडरी क्लास कहा जाएगा। और 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के एग्जाम्स को कोर कंसेप्ट को चेक करने के लिए हिसाब से तैयार किया जाएगा। और हर बच्चे को स्कूल लेवल से ही एक अर्निंग स्किल सिखाई जाएगी। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में सेम स्टैंडर्ड की लर्निंग दी जाएगी और क्लास 5 तक मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और बच्चे के रिपोर्ट्स कार्ड को कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। और
करिकुलम में कोर कंसेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जा सके और गॉड गिफ्टेड बच्चों के लिए एक स्पेशल फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर को भी तैयार किया जाएगा जिससे कि उनको भी सामान्य ज्ञान दिया जा सके। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि न्यू एजुकेशनल 2020 से रिलेटेड हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोरितानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए अंजनी कुमार को। तो अभी 2003 बैच के आईएफएस ऑफिसर अंजनी कुमार को मोरितानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में माली में भारत के अगले राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। अब दूसरे ऑप्शन देखें तो बी हरिचंदन कोटलवार, इनको अभी चेक रिपब्लिक में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सी ताई गौरंग लाल दास, इनको अभी ताइवान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। डी रुदेंद्र टंडन, इनको अभी अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आप इन चारों नियुक्तियों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर किया करिए जिससे कि उन्हें भी ये वीडियो देख सके। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गॉज रेलवे इंजन सौंपे हैं? तो इसका सही आंसर है बी बांग्लादेश को। तो अभी भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गॉज डीजल इंजन सौंपे हैं जिससे कि पड़ोसी देश में भी यात्री और मालगाड़ी परिचालन की बढ़ती मात्रा को संभालने में मदद मिल सके। ये डीजल इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिसे माल ढुलाई और यात्री गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर बांग्लादेश की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। और अभी बांग्लादेश के नए नौसेना प्रमुख बने हैं जिनका नाम है मोहम्मद सहीम इकबाल और बांग्लादेश में अभी फ्री इंटरनेट सर्विस पर भी बैन लगा दिया गया है। और अभी भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश की मिर्ची को मालगाड़ी से बांग्लादेश में भेजा था और बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में विक्रम दुर्रई स्वामी को नियुक्त किया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक के साथ आईआरसीटीसी ने एक नए को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को रुपए प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी एसबीआई कार्ड के साथ। तो अभी आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये नया क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक पर से लैस है और साथ ही इस कार्ड के धारकों को आईआरसीटी की वेबसाइट पर बुकिंग करने पर 10% की छूट भी दी जाएगी। अब ये बैंक का क्वेश्चन है तो हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं जैसे कि ए यस बैंक ने अभी युवा पे नामक एक डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है। बी इंडसइंड बैंक, ये बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। सी आईसीआईसी बैंक ने अभी वीडियो केवाईसी करने की सुविधा प्रदान की है। एसबीआई कार्ड
के एमडीसीओ के रूप में अभी अश्वनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए बहुत जरूरी है अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है को शुरू किया है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें कंपनी द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को 3 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने के लिए कहा गया है, जिससे इसी योजना के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिससे कि किसानों को फसल बीमा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। अब यहाँ पर भारतीय बीमा की बात हुई है, तो इसकी शुरुआत स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके नए सीईओ बने हैं संजीव श्रीनिवासन। तो आप इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है बी, चाइना पर। तो अभी रूस ने चाइना को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है, क्योंकि रूस को चाइना के द्वारा अपने देश के डिफेंस सेक्टर में जासूसी करने के लिए कुछ सबूत मिले हैं, जिसके बाद रूस ने चाइना को S-400 की दूसरी किस्त की डिलीवरी करने पर रोक लगा दी है। रूस ने चाइना को इसकी पहली किस्त पहले ही सौंप चुका है, पर आगे की डिलीवरी पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। भारत में रूस द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 2021 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर रूस की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल और इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तो आप ये भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी बाघ स्थायी रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ भारत में हैं? तो इसका सही आंसर है सी, 70%। तो अभी 28 जुलाई को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बाघों की जनगणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट को जारी किया है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018। ये रिपोर्ट हर 4 साल पर जारी की जाती है, पर पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी रिपोर्ट की शॉर्ट रिपोर्ट को जारी किया था, जिसे एस्टिमेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। पर अब इसकी फुल रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं और वर्तमान में 2967 बाघ भारत में हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि 30,000 हाथी और 500 शेर भी भारत में हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो इसे मनाया गया है डी, 29 जुलाई को। तो हम 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य बाघों की प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और बाघ संरक्षण के मुद्दे के लिए सार्वजनिक जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। अब ये इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है, तो हम जितने भी जुलाई के महीने के इंपॉर्टेंट डेज अभी तक आए हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 1 जुलाई को हमने 3 इंपॉर्टेंट डे मनाया, जिसमें 1 जुलाई को इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया। 2 जुलाई को हमने वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया। 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेशन डे मनाया। 11 जुलाई को वर्ल्ड
पॉपुलेशन डे मनाया। 12 जुलाई को ही वर्ल्ड मलाला डे भी मनाया। आगे बढ़ते हैं तो 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया। 17 जुलाई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाया। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला डे मनाया। 20 जुलाई को हमने वर्ल्ड चेस डे मनाया। 21 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया। 25 जुलाई को वर्ल्ड IVF डे मनाया। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मना रहे हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को अदालत ने घोटालों के मामले में 12 साल की सजा सुनाई है? तो इसका सही आंसर है ए, मलेशिया के। तो अभी 28 जुलाई को मलेशिया के अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीम रजाक को 1MDB प्रोजेक्ट घोटाले में 12 साल की सजा सुनाई है। 1MDB ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मलेशिया का, जिसमें नजीब रजाक पर 370 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। इसीलिए उन पर 12 साल की सजा सुनाई गई है और ये मलेशिया के पहले नेता है जिन्हें किसी भी घोटाले में सजा सुनाई गई है। अब यहाँ पर मलेशिया की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है कोलालमपुर, करेंसी है रिंगदी और इनके प्रधानमंत्री हैं मोउद्दीन यासीन। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अभी ही इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।